नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 14 जुलाई 2023 और आज जो है आपका सीजीएल का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आने वाले एग्जाम में आपको जो है एकदम ज़्यादा हेल्प करेगी। दोस्तों, जैसा कि आज ही आपने देखा कि 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट की एग्जाम हो गई है। अधिकांश प्रश्न जो है मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर विश्वास नहीं है तो आप टेलीग्राम पे जाके ये पीडीएफ को भी खंगाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैंने एक पेड पीडीएफ का ग्रुप भी रखा है जिसके लिए आपको मात्र 25 रुपया पे करना होता है। RS 25 रुपया में आपको 57 हमारी जो क्लास होगी उसकी आपको पीडीएफ दिया जाएगा, जो हाल फिलहाल में टीसीएस ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे उनके विस्तृत एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। साथ ही अभी 13 क्लास हुए हैं क्योंकि 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, तो अभी 13 पीडीएफ मिलेगा और आज भी एक मिलेगा तो 14। इसी प्रकार से आपको 57 डेज उसका वैलिडिटी है। अगर मैं चाहूं तो जिस दिन मुझे टाइम रहेगा उस दिन 2 वीडियो भी मैं बना दूंगा, तो पहले भी निपट सकता है, लेकिन 57 पीडीएफ मिलेगा। बाद बाकी सारे पीडीएफ फ्री है जो आपके टेलीग्राम पे मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के थ्रू हुआ था? तो भैया माउंटबेटन योजना के थ्रू। परसों के दिन ही जब मैंने अपना कैबिनेट मिशन बता रहा था तो वहीं पर मैंने ये बताया कि माउंटबेटन योजना के थ्रू जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। फिर पाकिस्तान पहले बने थे 14 अगस्त को और हम बने थे 15 अगस्त को। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के जो प्रथम आपका गवर्नर जनरल है ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन ही है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लेकिन इसी में अगर क्वेश्चन आपसे लगा देगा कि स्वतंत्र भारत की प्रथम और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी, है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत के संविधान की जो ढांचा बनी थी, है ना, तो ये भाई संविधान निर्मात्री जो आपका जो स्कीम था या योजना था या फिर मिशन था, ये कौन सा था? तो भैया ये कैबिनेट मिशन थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आए थे? 1946 में आए थे। अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने सदस्य थे तो 3 सदस्य। कौन कौन? स्टोफर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। देखिए, इससे जो क्वेश्चन आती है इससे आपको पूछेगा कि निम्न में से कौन जो है कैबिनेट मिशन 1946 का एक सदस्य नहीं था, और 4 ऑप्शन में से एक वो आपको दे देगा लॉर्ड माउंटबेटन, है, तो वही आंसर हो जाएगा। मतलब ये 3 ही है भाई, स्टोफर्ड क्रिप्स, ABJ अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? सब दिन बताते आया हूं। देखिए, और अगला जो एग्जाम में आएगा ये आएगा कि भाई इस बार की जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है इसमें चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे? गांठ बांध लीजिए इस बात को, आगे 1-2 शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा ये चीज, है ना। तो 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो है अब्दुल फतेह अल सीसी, जो मिस्र इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं, ये आए थे। मैंने ये भी बताया था कि भाई मिस्र का जो है टॉप जो सम्मान है ये अभी अभी मोदी साहब को दिया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। और मैंने ये भी बताया था कि तुम भी दो और मैं भी दूंगा, तुम भी मेरे घर आओ मैं भी आपके घर जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा 2021-2022 गणतंत्र दिवस पे कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए। क्यों नहीं आए? कोरोना के कारण नहीं आए थे। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहीं पर ही बताया है कि जो पहला आपका गणतंत्र दिवस हुआ था 1950 में, तो उसमें चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे? तो डॉक्टर सुकर्नो आए थे। डॉक्टर सुकर्नो कहाँ के रहने वाले? इंडोनेशिया के। ठीक है, इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ी द्वीपीय देश है और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम देश है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2023 प्रवासी दिवस, है ना, ये जो आपका मनाया गया, जो 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी दिवस, तो इस बार का प्रवासी दिवस सप्ताह जो है ना, ये मनाया गया आपका मध्य प्रदेश के जो आपका शहर है इंदौर। इंदौर ऐसा शहर है कि लगातार 6ठी टाइम सबसे साफ और क्लीनेस्ट शहर है इंडिया का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो यहीं पे जो है फ्रेंच गुयाना के राष्ट्रपति आए थे आपका जो है यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में प्रवासी दिवस के अवसर पे इस बार 2023 में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होता है ना, तो इसमें डी का क्या अर्थ है? देखिए, परसों ही मैं ये बात बोला हूं कि भाई डी का अर्थ पूछ लेता है, नीति आयोग में से आई का अर्थ पूछ लेता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड में बी का अर्थ पूछ लेता है ना, तो ये सब कब सीखिएगा? तो चलिए आइए करते हैं। एक साई होता है SAI, इसमें आपका ए का अर्थ पूछ लेता है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, तो ये सब जो है थोड़ी बहुत ध्यान रखने की चीज है जी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सबसे पहले कब आई थी? 2015 में। इसका फुल फॉर्म
मैंने बता ही दिया था, तो भाई डी तो आप छांट ही लोगे ना, डेवलपमेंट होता है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी होता है, जो आपका क्या काम कर रहा है, ये स्कीम क्या है भाई, लोन मुहैया कराने की। कब स्टार्ट हुई थी, 2015 ईस्वी में, ठीक है। ये लोन मुहैया कितने कैडर में कराते हैं, तो 3 कैडर में, यानी 3 प्रकार के लोन मुहैया कराते हैं, शिशु वाला और थोड़ा जवान वाला और बड़का तरुण वाला, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोन की सीमा है ये 10 लाख रुपया है, और न्यूनतम लोन की सीमा जो है ये 50,000 रुपया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप कार्यक्रम, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सभी क्या है, आर्थिक लोन मुहैया कराने की स्कीम चलाई गई इंडिया के अंदर, ठीक है। तो जो स्वनिधि योजना है ये स्मॉल वेंडर के लिए है। स्मॉल वेंडर, ये रोड है, यहाँ पे आम बेच रहे हैं, ये फुचका बेच रहे हैं, तो ये स्मॉल वेंडर जो कोरोना काल में इनके धंधा चौपट हो गए, तो इनके लिए जो है एक छोटी सी लोन मुहैया कराने की स्कीम चलाई गई, जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कैल्शियम का नाम किस लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो ये आपको पूछा जाता है। जैसे आप चांदी का नाम अर्जेंटम है ना, तो ये किस से लिया गया है। उसी प्रकार से भाई कैल्शियम का जो नाम है कोलैक्स, क्या है, कोलैक्स, कोलैक्स भाषा से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ होता है भाई, कोलैक्स शब्द से लिया गया, जो लैटिन भाषा के शब्द हैं, ठीक है। इसका अर्थ होता है आपका चूना पत्थर। कैल्शियम का सूत्र क्या होता है, Ca। कैल्शियम आम जिंदगी में अगर तंबाकू खाते हो तो आप कैल्शियम खा रहे हो चूना लगा के, है ना। घर पुट्टी करते हो, दिस इज कैल्शियम। कैल्शियम की हर जगह उपयोग है ना। कैल्शियम हड्डी में पाई जाती है, इसके कमी से जो हड्डी में दर्द होती है ना, तो ये सब जो है कैल्शियम है जी, है ना। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितने होते हैं भाई, 20 होते हैं, है ना। और आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Ca होता है। कैल्शियम की खोज जो है श्रेय हम्फ्री डेवी को जाना जाता है भाई। हम्फ्री डेवी एक से अधिक चीज भी खोज किए, हम्फ्री डेवी बहुत सारे चीज की खोज किए हैं हमारे रोजमर्रा के लाइफ में, लेकिन कैल्शियम की खोज का श्रेय जो है इन्हीं को दिया जाता है। इसके अलावा वैदिक काल में जो धनी आदमी होते थे ना, है ना, वेल्थियर पर्सन, मतलब जिसके पास बहुत सारे अंबानी टाइप के लोग, अंबानी टाइप के तो नहीं, मतलब वैसे ही मान लीजिए धनी आदमी होते समाज में, है ना, तो उनको क्या कहते थे, तो उनको गोमत कहा जाता था। क्या, गोमत, गोमत, है ना। इसके अलावा वैदिक काल में जो अतिथि होते थे, मेहमान होते थे, है ना, तो उनको हम कहते थे क्या, गोहना, क्या, गोहना, ठीक है। और गविष्ठ किसके लिए उपयोग किया गया शब्द है, तो गाय के अन्वेषण के लिए, अन्वेषण मतलब खोज होती है ना, तो इनके लिए जो है गविष्ठ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वैदिक काल में अतिथि के लिए गोहना, और जो बहुत ज्यादा धनिक होता था उसे गोमत, और अघन्या जो है, अघन्या मतलब जो न मारे जाने योग्य, तो गाय को जो है अघन्या करार दिया गया है कि न मारे जाने वाली जो है जीव है। इनके अलावा पनी, इस प्रकार से स्पेलिंग गलत लिखा है, ये पनी, पनी का मतलब होता है व्यापारी वर्ग के लोग, तो ठीक है। तो ये सब कुछ बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ए पैलेस वेयर मनी इज क्वाइंड, मतलब एक ऐसा जगह जहां पे जो है आपका सिक्का क्वाइंड किया जाता है, ढाला जाता है। तो एक बच्चा जो कल दूसरा क्लास में पढ़ रहा है ये भी बता देगा कि उसे मिंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मिंट कहते हैं, मिंट, है ना। मिंट कई जगह है इंडिया के अंदर, कलकत्ता में भी है, मुंबई में भी है ना। तो ये बात ध्यान रखना। और ये सब किसके अंदर काम करता है, तो आरबीआई के अंदर काम करता है। इंडिया लेवल पे बात कर रहा हूं, दूसरे देश में भाई दूसरा आदमी होगा भाई, है ना। ये इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा मैं यहीं पर ही आपको बता देना है कि सभी प्रकार के नोटों पे साइन जो है आरबीआई के गवर्नर के ही होते हैं, यानी वर्तमान में शक्तिकांत दास जी के ही होते हैं। लेकिन जो 1 रुपए की नोट होती है इस पे वित्त सचिव भारत सरकार की साइन होती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सभी प्रकार के नोट छापना भी आरबीआई का ही काम है ना जी। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये आपसे पूछ लिया गया है कि भाई कौन से संविधान संशोधन जो है फंडामेंटल राइट से संबंधित है। तो भैया 44वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन, ये दोनों के दोनों जो है फंडामेंटल राइट से ही संबंधित है ना। लेकिन 86वां संविधान संशोधन दोहरी नीति वाला है, तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज से भी संबंधित है। तो अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिए गए थे। आई थिंक हमारे ख्याल से 100% 44वां संविधान संशोधन ही दिया गया होगा, क्योंकि 86वां में 2 क्लू है ना। ये मौलिक कर्तव्य भी बनाए गए थे इसके तहत और मौलिक अधिकार भी जोड़े गए थे। चलिए दोनों का डिस्कस कर लेते हैं इन ब्रीफ, है ना। भैया 44वां संविधान संशोधन क्या है, 1978 में जो संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, है ना, उसे उठा करके, है ना, और सीधे 300 के ए आर्टिकल में रखा गया, जहां पे इसे विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार करार दिया गया। तो आजकल संपत्ति के अधिकार अगर आपसे कोई पूछे कि कहां पे सो रहा है या फिर कहां रखा गया है, तो आपको बताना है आर्टिकल 300 के ए में जो है
चैन की नींद ले रहे हैं संपत्ति के अधिकार। ठीक है, पहले कहां पे थे? आर्टिकल 31 में, है ना। तो आर्टिकल 31 आजकल क्या है? तो लगभग निष्क्रिय है ना। ये मौलिक अधिकार के तहत जो आर्टिकल 31 थे भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार है इनके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में है और भाग 3 में है, और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। पहले संपत्ति के अधिकार भी था तो 7 था 1978 से पहले। तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन के बारे में थोड़ी सी जो है आपका शॉर्ट में जानकारी हो गया। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में आती है। ये शिक्षा से संबंधित है जी। किससे? शिक्षा से। कहाँ गए भाई? लिखा नहीं, चलो शिक्षा से संबंधित है ये, है ना। इससे क्या हुआ कि जो आर्टिकल 21 है उसमें आर्टिकल 21 का ए जगह बनाया गया और वहां पे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेने इनका अधिकार है, ऐसे फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया। और यही चीज उनके पेरेंट्स के लिए मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज बना। ये 11वां मौलिक कर्तव्य बना जो आपके आर्टिकल 51 के ए में 10 से बढ़ के 11 हो गए मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आगे आएंगे। इसके अलावा शिक्षा लेना मौलिक अधिकार में बता दिया आर्टिकल 21 के ए में है। खाली आर्टिकल 21 से कहिएगा तो निजता का अधिकार होगा, या फिर इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखिएगा। 21 का ए जो है ना ये शिक्षा से है, खाली 21 कहिएगा तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या निजता का अधिकार होगा। ठीक है, इसके अलावा 101वां संविधान संशोधन किससे है भाई? बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जाएंगे। तो 101वां जो है ये जीएसटी से संबंधित है जी। जीएसटी कब लगा था इंडिया में? 2017 में। सबसे पहले किस राज्य में लगा? असम में। जीएसटी के इंडिया में कितने स्लैब हैं? 4 स्लैब है जी, 5%, 12% और हमारे ख्याल से 18 और 28%, इस प्रकार से। ठीक है, इसके अलावा जो आपका जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? तो जीएसटी भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे केंद्र लगाता है, एक राज्य लगाता है, वो दोनों मिल के लगाता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी सुने होंगे ना, अगर आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो इसका ब्यौरा नीचे लिखा रहता है आपके बिल पे। ठीक है, जीएसटी कैसा करे भाई? इनडायरेक्ट टैक्स है, ये बात ध्यान रखना है। जीएसटी से संबंधित जो संविधान में आर्टिकल दिया गया कौन है? 279 का ए है जीएसटी परिषद से। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर के जो मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री, वही होते हैं। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे जीएसटी के बारे में। इसके अलावा 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ओबीसी से। वर्तमान में जो ओबीसी वाला संस्था है उनके अध्यक्ष कौन है? हम बताइए, उनके अध्यक्ष कौन है? तो भाई इनके अध्यक्ष जो हो गए अब गंगाराम अहीरे। कौन हो गया है? गंगाराम अहीरे। गंगाराम अहीरे, पहले भगवान लाल सैनी थे। ठीक है, अभी गंगाराम अहीरे जी हैं। इसके अलावा 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से, जो सामान्य वर्ग के लोग उस स्लैब में आते हैं, उनसे संबंधित है आपका 103वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन ये आपका एंग्लो इंडियन से संबंधित है। साथ ही एससी और एसटी को जो आपका संसद है उनके अंदर 10 वर्ष के लिए जो उनकी आरक्षण प्रणाली है उसको बढ़ा दिया गया है। तो 104वां संविधान संशोधन है। 52वां संविधान संशोधन ये दल बदल अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया है करटेल का सिनोनिम। करटेल क्या होता है? एक तो भाई करटेल मतलब कटौती करना। क्या होता है? कटौती करना, अल्प करना, छोटा करना, काटना, छांटना। तो भाई ये भी जो भी आपका ऐसा मीनिंग देगा ना, ऐसा आंसर हो जाएगा। जैसे डिमनिश हो जाएगा, डिमनिश हो जाएगा, मिग्र हो जाएगा। ये सब जो है आपका इनको में सटीक बैठता है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। इसके अलावा अंबुबाची मेला में किस देवी देवता की पूजा की जाती है? सब दिन बताते हो भाई। अंबुबाची मेला असम के कामाख्या मंदिर के परिसर में होती है। जो कामाख्या मंदिर अपने आप में एक शक्तिपीठ है ना। तो भाई किसकी पूजा होगी? कामाख्या देवी की पूजा होगी, है ना। तो कामाख्या देवी की पूजा होगी। ये किस धर्म की है अगर पूछे तो हिंदू धर्म ऑब्वियसली हो जाएगी। इसके अलावा असम में जो त्योहार है ये बिहू भी प्रमुख है। बिहू के कितने भाग होते हैं? तो बिहू 3 बार मनाया जाता है, 3 बार, है ना। एक वो रंगोली बिहू, है ना, जिसे नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एक मकर संक्रांति के समय बिहू, एगो अक्टूबर के समय बिहू। तो एगो अक्टूबर महीना में, एगो जनवरी महीना में और एगो अप्रैल महीना में 3 बार बिहू मनता है। कहाँ पे? असम के अंदर। ठीक है, मेदराम जात्रा, मेदराम जात्रा मेला ये आपका तेलंगाना में। तेलंगाना के अंदर बोनालू त्योहार, बोनालू त्योहार। तेलंगाना के अंदर बथुकुम्मा त्योहार, बथुकुम्मा त्योहार। तो ये भी ध्यान रखेंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा और धनु यात्रा ये दोनों के दोनों कहां पर? उड़ीसा में। उड़ीसा के अंदर कौन से नाच? तो गोटीपुआ। कौन से? गोटीपुआ। कौन सा शास्त्रीय नृत्य? तो ओडिसी नृत्य, है ना। इसके अलावा और क्या? तो नौखाई त्योहार, नौखाई। इसके अलावा नवकलेश्वर महोत्सव, नवकलेश्वर महोत्सव। इसके अलावा भी है क्या, है ना। इसके अलावा एक और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है।
चलो अब याद आएगा, हाँ छऊ, छऊ भी है भाई उड़ीसा के अंदर, है ना। तो ये सब जो है उड़ीसा से संबंधित चीजें हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खाली यात्रा कहेगा ना तो यह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में यात्रा, गंभीरा, ब्रीटा, है ना, ये सब। छऊ भी, छऊ 3 जगह है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, है ना। इसके अलावा असम के माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पे दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप है। नमेरी, डिब्रू सखेबा, ओरंग, मानस, काजीरंगा, ये सभी के सभी असम में जो है जैविक आरक्षित क्षेत्र है या फिर नेशनल पार्क है। इसके अलावा असम के शास्त्रीय नृत्य जो है ये आपका सतरिया है, जिसकी संचालन का श्रेय शंकर देव को दिया जाता है जो वैष्णव संत थे, है ना। इसके अलावा एक आपसे ईडियम पूछ लिया गया है, हार्ड नट टू क्रैक। इस ईडियम का अर्थ होता है कि अनएक्सपेक्टेड वर्क, मतलब ऐसा काम आ जाना जो डिफिकल्ट हो करने में, है ना। शॉकिंग वर्क कह सकते हैं इसे। ए डिफिकल्ट टास्क जो करने में काफी मुश्किल हो, उसे बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक, है ना। इसके अलावा सबसे पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कहां हुआ था? तो 1948 में एक टोली को लेकर ब्रिटिशर्स ने करवाए थे। बाद में 1960 में जो है ये बड़े पैमाने पर हुए। तो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में 1948 था कि 1960। भारत भाग कब ले रहे हैं? तो 1972 से। मुख्य ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हुआ थे शुरू? तो 1896 में। और भारत भाग ले रहे हैं 1900 के पेरिस ओलंपिक, जो जिसमें नॉर्मन प्रिजार्ड नाम के जो है आपका एक व्यक्ति जो है भारत के तरफ से खेलने गए थे पेरिस ओलंपिक, जहां पे 2 रजत प्राप्त किए थे। लेकिन वो रजत जो है ब्रिटिश के खाते में गए, क्योंकि हम लोग उस समय जो है स्वतंत्र नहीं थे, ठीक है। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन कब किए गए थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया भाई, क्या क्वेश्चन है? तो भाई 42वां संविधान संशोधन 1976 को किए गए। सिंपल सी बात है। 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बाद में 11वां कैसा बना मैंने अभी डिस्कस कर लिया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। इस संविधान संशोधन जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे कराए गए थे। वर्तमान में 11 को मौलिक कर्तव्य है जो अनुच्छेद 51 के ए में है और भाग 4 के ए में वर्णित है। तो ये सब जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा कर्टेल बता ही दिया था। गावा टेस्ट में भारतीय ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो ऑस्ट्रेलिया कितने साल बाद हारा था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। भाई रिकॉर्ड बन रहे हैं, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है इससे पहले ये उनके 32वां मैच है जिसमें उनको हार मिला, ठीक है। तो इससे पहले 32 साल के बाद जो है ये ऑस्ट्रेलिया जो है गावा टेस्ट मैच में हारा था। इससे पहले 1989 में ही हारा था इन्होंने, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है, जिन्होंने भी 1989 लगाया उनका सही है। इसके अलावा इंसीडियस के एंटोनियम क्या आया? भाई इंसीडियस क्या होता है? जैसे आप ये चाय पीते हो ना, पियो फेंको वाले गिलास में, इस प्रकार से चाय पिए और इस प्रकार से जो है फेंक दिए गिलास को, है ना। तो भाई ये क्या है? धीरे धीरे जो है नोट, मतलब एकदम क्विकली आपको जो है हानि नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन धीरे धीरे हानि पहुंचाता है। इसीलिए प्लास्टिक वाले कोई चीज में गर्म पदार्थ नहीं खाना पीना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सब जो है इंसीडियस टाइप के होते हैं कि भाई अभी तो नहीं लेकिन बाद में असर करेगा, है ना। तो इंसीडियस का मतलब होता है ग्रेजुअली हानि पहुंचाना, धीरे धीरे जो है हानि पहुंचाना। तो इस प्रकार से इसका उल्टा पूछा गया था। तो जो भी लाभदायक शब्द होगा, बेनिफेक्टर होगा, फ्रूटफुल होगा, ये सब उनका जो है आपका आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में किसने गोल्ड जीता था? तो नीरज चोपड़ा। कितना मीटर भाला फेंका? 57.58 मीटर की दूरी तय किया। इनको गोल्डन बॉय भी कहा जाता है और गोल्डन गर्ल पीटी उषा को कहा जाता है। पयोली एक्सप्रेस पीटी उषा को कहा जाता है। उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है ना। चकदा ये किसको कहा जाता है? आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने कल ही बताया था। चकदा और एक और नाम, उनका 2 नाम बताए थे, है ना। इसके अलावा यूनिवर्स बॉस किसको कहा जाता है? क्रिस गेल को कहा जाता है। जंबो किंग किसे कहा जाता है? भाई कुंबले को कहा जाता है। हरियाणा हरिकिरण कपिल देव को कहा जाता है। टर्मिनेटर हरभजन सिंह को कहा जाता है। दवाल राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। भरोसेमंद राहुल द्रविड़ को कहा जाता है ना। तो ये सब जो है आपको थोड़ी बहुत तो ध्यान रखनी ही होगी। इसके अलावा डायमंड लीग 2023 भी जो है ये दोहा में हुआ है। दोहा वाला जीते हैं आपका नीरज चोपड़ा, और डायमंड लीग 2022 के विजेता भी नीरज चोपड़ा हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना है। एक आपका और भी ईडियम आया था कि जिन्होंने अपना धर्म को त्याग दिया हो उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइएगा कि इसे क्या कहते हैं। मुझे अभी स्मरण नहीं हो रहा है, बहुत मतलब 4-5 साल हो गए मुझे सीजीएल देके, है ना। तो जिन्होंने अपना धर्म को त्याग दिया है, मेरे ख्याल से रिनोंस कहते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ कहते होंगे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताइएगा। साथ ही साथ मुझे जैसा याद आ रहा है कि ब्लेसफेमी जो है, ये जो भगवान के बारे में अनर्गल बातें करते हैं उसे जो है ब्लेसफेमी बोलते हैं, ठीक है। और एथीस्ट और थीस्ट तो वो होते हैं जो, मतलब थीस्ट वो हैं जो धर्म में विश्वास करते हैं, और एथीस्ट वो हैं जो
धर्म को नहीं, मतलब भगवान में विश्वास नहीं करते, नास्तिक होते हैं। ठीक है, तो ये सब थे आज के जो है आपके मतलब थर्ड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो, अच्छा हाँ, एक और वर्ड यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, एबॉन्ड का आया था जी, एबॉन्ड। एबॉन्ड का मतलब होता है भारी मात्रा में, है ना। तो ये भी एक आया था आपका एंटो या साइनोनिम में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। एक आपका लीवर से संबंधित कोई प्रश्न आया था, लेकिन प्रश्न क्लियर नहीं है। लीवर से संबंधित जो प्रश्न है, लीवर से मैं बता दूं आपके कि लीवर में ग्लाइकोजेन होते हैं थोड़ी मात्रा में, है ना। और उसके बाद वसा को भी संचित करके रखते हैं थोड़ी मात्रा में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, है ना, स्तनधारी का ही पूछा गया था, है तो सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, है ना। लीवर को केमिकल की फैक्ट्री कहा जाता है। लीवर से पित्त का निर्माण होता है जो पित्ताशय में जाके जमा होते हैं। तो ये सब थे भाई लीवर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसके अलावा एक आईडीबीआई बैंक से कोई क्वेश्चन आया है, बच्चे ने सिर्फ आईडीबीआई बैंक ही बताया। तो मैं आपको बता दूं आईडीबीआई बैंक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई ये सहकारी क्षेत्र के बैंक है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक है, यानी सार्वजनिक है कि प्राइवेट है। एक तो ये बन सकते हैं। आईडीबीआई की स्थापना कब हुई, ये बन सकते हैं। या फिर आईडीबीआई किस प्रकार के लोन देते हैं, ये बन सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल बैंक है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या था। तो दोस्तों ये थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी वीडियो का जो मतलब क्वेश्चन का जो है गहन एनालिसिस, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, इस चैनल को प्यार दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ये सारे के सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, और जो बच्चे पेड क्लास में जुड़े हैं उनको वहीं मिल जाएगा, पेड वाले पीडीएफ के साथ साथ ये पीडीएफ भी, है ना। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है 14 जुलाई 2023 और आज जो है आपका सीजीएल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से और अंग्रेजी के जो फ्रेज प्राप्त हुए हैं सभी क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि 25 में से लगभग 21-22 जीके जीएस क्वेश्चन प्राप्त कर लिया गया है। तो देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न जो है आपको पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछा गया था कि हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कौन करता है। अब आप कहो कि जी नहीं पढ़ाए, तो आप कहोगे जी सर पढ़ाए हो, है ना। तो भाई हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भी, है ना, जो चीफ जस्टिस होते हैं और जो अन्य जज होते हैं, तो अन्य जज के ट्रांसफर के मामला में और चीफ जस्टिस के नियुक्ति की मामला में राष्ट्रपति का अहम रोल है ना। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही ट्रांसफर किए जाते हैं हाई कोर्ट के जजों की। लेकिन इसमें किसकी परामर्श जो है जरूरी है, तो भाई परामर्श नीड है सीजेआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन इस वाले प्रोसेस में किसकी सलाह जरूरी होती है, तो उस संबंधित राज्य की गवर्नर का, है ना। ध्यान रहेगी, एकदम रहेगी भाई। हाई कोर्ट की जिक्र जो है किस आर्टिकल में करा गया है, तो 214 में। मैंने कहा था आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट किया गया है। इन दोनों वर्ड को अदला बदली कर दो, दो को पहले एक को बाद में लिख दो, अपने आप 214 हो जाता है जी। तो ये हाई कोर्ट का है। इसी प्रकार से मैंने कहा था कि भाई जो राष्ट्रपति की अध्यादेश है ये 1, 2, 3 है, और राज्यपाल की जो अध्यादेश है ये 213 कैसे बन जाता है, एक दूसरे को इंटरचेंज कर दो, अपने आप बन जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखने के तरीके हैं, आप याद रख सकते हैं। इनके अलावा हाई कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश के ट्रांसफर करते समय राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं, ये अनुच्छेद 222 में कहा गया है। अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगी। अब जरूरी नहीं है कि उसी राज्य में होगी, है ना। जैसे अब बात करें कि बहुत सारे ऐसे राज्य है जिसमें हाई कोर्ट नहीं है, दूसरे पे डिपेंड है। सबसे बड़ा उदाहरण अंडमान निकोबार ले लो, उसके खुद के पास हाई कोर्ट नहीं है, तो जो कलकत्ता के हाई कोर्ट है उस पर डिपेंड है ना। तो ये व्यवस्था की बात कह रही है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 226 जो है ना, इसमें जो कहा गया है कि जो हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं ना, तो ये आर्टिकल 226 के थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट जो है ये 32 के थ्रू जो है रिट जारी करने का काम करते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये हमारा राज्यपाल वगैरह, राष्ट्रपति वगैरह को हम समझ लिए, साथ ही साथ और समझ लीजिए जो प्रेसिडेंट होते हैं ये केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान होता है। आर्टिकल पकानी यानी 53 के तहत, है ना, कार्यपालिका का प्रधान, क्योंकि 52 में पोस्ट है, कहा से मतलब 53 हो जाएगा, तो पकानी को का दियो तो मैंने बता रखा है 52 से 61। तो कार्यपालिका का प्रधान होता है प्रेसिडेंट केंद्र में। उसी प्रकार से गवर्नर जो है ये आपके राज्य के अंदर कार्यपालिका का प्रधान होता है। लेकिन मैंने यहीं पर ही जो है आपको ये
कर दिया था, विरोधाभास उत्पन्न कर दिया था कि भाई जब इसमें वास्तविक शब्द लगा दिया जाए कि राज्य में जो है वास्तविक प्रधान कौन होते हैं तो सीएम बता देना, और केंद्र में वास्तविक प्रधान कौन होते हैं तो पीएम बता देना, क्योंकि वो जो है यूटिलाइज करते हैं पावर का, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है दस्क कथिया, दस्क कथिया इस प्रकार से है, दस्क कठिया है ना, इस प्रकार से है ना। लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दादा उड़ीसा से संबंधित है। कहां से? उड़ीसा से। देखिए अब जो बच्चे बोल रहे थे कि जीके जीएस बहुत डूब के ले गया, फिर अपने ही दिन आ गई जी। सेकेंड शिफ्ट में जो है अधिकांश क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आ गया है, चिंता ना कीजिए, ठीक है। देखिए ओडिशा के अन्य त्योहार गोटी पुआ, नौखाई, धनु यात्रा, भगवान रथ यात्रा, छऊ इत्यादि। इसके अलावा मैंने जो है आपका धनु यात्रा के बारे में क्या बताऊं आपको, है ना। भगवान रथ यात्रा एक अलग त्योहार है ना, जो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में जो है निकाले जाते हैं, भगवान जो है रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा। और धनु यात्रा एक अलग है। धनु यात्रा को दोस्तों ओपन थिएटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपन थिएटर कहा जाता है, ओपन थिएटर। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। एक अपने पास और यात्रा है मेदराम यात्रा, ये आपका मनाया जाता है कहाँ पे? तेलंगाना के अंदर मेदराम यात्रा, है ना। ये कोया समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। सेकेंड के लार्जेस्ट, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मेला है कुंभ मेला के बाद। इसके अलावा एक खाली यात्रा होता है, यात्रा, गंभीरा, है ना, ब्रीटा, ये सब कहाँ मिल जाएंगे आपको? पश्चिम बंगाल के अंदर मिल जाएंगे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो यात्रा से कई क्वेश्चन राइज होते हैं। एक तो धनु यात्रा, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, ये दोनों ओडिशा के अंदर, मेदराम यात्रा तेलंगाना के अंदर, और खाली यात्रा पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से ये छऊ है। छऊ ओडिशा में हमने यहाँ पे आपको बता रहे हैं हम, झारखंड में भी होती है और पश्चिम बंगाल में भी होती है। तो तीनों जगह याद रखेंगे। इसके अलावा जो उड़ीसा में कुछ फेमस चीजें जैसे चिल्का झील है, चिल्का झील को ही रामसर साइट का दर्जा सबसे पहले दिया गया था। आज इंडिया में कितने रामसर साइट है? 75। रामसर साइट क्या होता है ये आपसे छुपी नहीं है महाराज, इसीलिए जो है आपको भी जो है बताइएगा कि रामसर साइट क्या होता है। एक लाइन लिख के बताइएगा कि ये कैसा साइट होता है, सूखा वाला होता है कि गीला वाला होता है, बस इतना ही, है ना। इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? ये आपके उड़ीसा के अंदर है। मैंने सूर्य मंदिर एक और फेमस इंडिया में बता रखा आपको, मोढेरा का सूर्य मंदिर। ये कहाँ पे? मोढेरा का सूर्य मंदिर, तो ये गुजरात के अंदर है। और यही मोढेरा जो है सौर ऊर्जा से संचालित इंडिया का पहला गांव बना है। पालीताना मुंह से निकल रहा था, पालीताना का जैन मंदिर भी गुजरात में है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा गहीर माथा कछुआ अभयारण्य, ये कहाँ पे है? ये ओडिशा के अंदर है। नंदन कानन वन का जो पार्ट है ये कहाँ पे है? ओडिशा के अंदर स्थित है। सिमलीपाल जो अभयारण्य है ये कहाँ पे है? ओडिशा के अंदर है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना ही होगा, है ना। इसके अलावा 2023 हॉकी वर्ल्ड कप का जो आयोजन हुआ है ये आपके ओडिशा में ही हुआ है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कौन जीता है भाई? जर्मनी। कौन? जर्मनी जीत चुके हैं। किसको हरा के? बेल्जियम बाबा को हरा के। कहां पे हुआ था ये आपका कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर और राउरकेला में जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम, इन दोनों जगह पे जो है कराए गए थे। इसके अलावा चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे पराजय किया? कल शाम को ही पढ़ाया हो ना ये चीज, है ना। चंदेरी के युद्ध में, तो चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को 1528 में पराजित किया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है ये 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर विजय, बाबर सब विजय, ठीक है ना। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा हार गए थे, मतलब बाबर विजय। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, मोहम्मद लोदी हारे थे, है ना, और नुसरत शाह हारे थे। कौन जीते थे? बाबर। तो ये बात भी ध्यान रखिए। मोहम्मद लोदी कौन है भाई? तो लोदी वंश के ही है ना। लेकिन तब तक तो सल्तनत की समाप्ति हो चुकी थी, बाबर तो मुगल वंश की स्थापना कर लिए थे, लेकिन ये फिर से आजमाना चाहा कि कहीं जो है पलट जाए, लेकिन बाबर नहीं हारे और अगले ही साल जो है बाबर ऊपर चले गए 1530 में। अंत में जो है बाबर को दफनाया गया काबुल के अंदर। बाबर नामा के लेखक बाबर स्वयं है, अपने डायरी में फूल पत्ती यानी पर्यावरण से ताल्लुक रखते थे। 1494 में फरगना के शासक बने थे बाबर। बाबर के पिता के नाम उमर शेख मिर्जा है ना। तो ये सब बाबर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। आता है क्वेश्चन। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है, दानशीलता भावना के चलते, है ना। इसके अलावा सल्तनत काल में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी, ये सब जरूर ध्यान रखेंगे, आ जाएंगे तैरते तैरते। इसके अलावा मृक्ष कटम के लेखक कौन है भाई? मृक्ष कटिकम के लेखक शूद्रक है। शूद्रक महाराज जो हैं ये मृक्ष कटिकम के लेखक हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास जी हैं, कालिदास, है ना, कालिदास, है ना। इसके अलावा गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव बाबा हैं। कादम्बरी के लेखक और हर्ष चरित्र के लेखक, ये दो अलग अलग किताब के नाम है, बाण भट्ट ने लिखे हैं। और ये आपका जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे,
बाणभट्ट। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है भाई? प्लिनी है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। स्पीसीज मतलब जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। तो ये सब बात जरूर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि किस गणतंत्र दिवस के अवसर पे कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आए? ड्यू टू कोरोना बाबा। ड्यू टू कोरोना बाबा के चलते कोई नहीं आया था। तो ये कौन से भाई आपके जो है ये गणतंत्र दिवस मनाया जिसमें कोई नहीं आया? तो ये हमारा 2021 और 2022 कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। उससे पहले कौन आया था? बोलनसारो, ब्राजील के बोलनसारो, है ना, आया था ना। और 2023 में कौन फिर से आया? अब्दुल फतेह अल सीसी, है ना। कहाँ के हैं? मिस्र के राष्ट्रपति हैं, इजिप्ट के हैं। ठीक है। अभी जिस दिन मैं कोप 28 पढ़ा रहा था, आपको ध्यान रखेंगे, छपेगा ये कोप 28। कोप 28 जो है यूएई में होने वाला, यूएई है ना, संयुक्त अरब अमीरात में, है ना। तो ये बात भी ध्यान है। कोप 27 हुआ था इजिप्ट में और कोप 26 हुआ था ग्लासगो में। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट शिफ्ट में मैंने आपको बताते आया है कि भाई अर्जुन पुरस्कार 2023 जो है, सॉरी 2000 अभी जो लेटेस्ट वाला है, ये आपको 25 खिलाड़ी को दिया गया है, जिसमें से मैंने चुन के बताया था कि भक्ति कुलकर्णी और आर परागनंदा, जिसे शतरंज में मिला है, शतरंज के खेल में मिला है। ये जरूर पूछा जाएगा। ये क्यों पूछा जाएगा भाई? बताओ ना क्यों पूछा जाएगा? इसलिए पूछा जाएगा कि एक छोटकू सा लड़का कार्लस मैग्नस को हरा दिया भाई, और उनको अवार्ड मिल रहा है। तो क्या अवार्ड झोला में रहेगा कि मतलब पूरे दुनिया के सामने आएगा? तो उसी लाने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज पूछ दिया प्रथम शिफ्ट में, है ना, लेकिन मैं नहीं करा पाया था उस समय, क्वेश्चन प्राप्त नहीं हो पाया था, बाद में पता चला। ठीक है। 1950 में जो प्रथम गणतंत्र दिवस हम मनाए थे, तो उसमें प्रथम अतिथि कौन थे भाई? डॉक्टर सुकर्नो। डॉक्टर सुकर्नो कहां के थे? इंडोनेशिया के थे, इंडोनेशिया के, है ना। चलते हैं आगे। इसके अलावा लाल शैवाल का रंग लाल क्यों होता है ना। लड़के तो सिर्फ यही बताए कि लाल शैवाल पूछा था, है ना। तो लाल शैवाल से दो ही क्वेश्चन राइज होते हैं कि लाल शैवाल का रंग लाल क्यों होता है, या फिर लाल शैवाल को हम क्या कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको दोनों का आंसर देना है। लाल शैवाल को हम लाल इसलिए कहते हैं, मतलब लाल शैवाल को हम कहते हैं रोडोफाइटा। क्या कहते हैं? रोडोफाइटा। मैंने पहले बता रखा है लाल शैवाल और ब्राउन शैवाल। लाल शैवाल को रोडोफाइटा, ब्राउन शैवाल को फियोफाइसी कुल के होने के कारण फियोफाइटा। क्या? फियोफाइटा। ठीक है। तो लाल शैवाल का रंग जो लाल होता है, ये पिगमेंट के कारण होता है। कोई भी पेड़ पौधे में जो कलर आती है ना, पिगमेंट के कारण आते हैं। जैसे आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन कि पेड़ पौधे में हरे रंग क्यों होते हैं पत्ती, तो भाई क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है ना। तो ये भी पिगमेंट है। फाइकोसाइरिन के कारण जो है आपका लाल शैवाल का रंग लाल होता है, जिसे रोडोफाइटा कहा जाता है। और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, कवक के अध्ययन को मैकोलॉजी कहते हैं, भूरे शैवाल को हम फियोफाइसी कुल में रखते हैं, जिसे फियोफाइटा कह सकते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल का जो है आपका अंतरिक्ष यात्री इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने या फिर भोजन के रूप में। शैवाल जो है ये थाइलोफाइटा समूह में जो है आ जाते हैं, है ना। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आईपीएल विजेता 2022 पूछ लिया है, तो भाई आईपीएल विजेता 2022 राजस्थान रॉयल है, सभी जानते हैं, है ना। आईपीएल 2023 के विजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, आईपीएल 2022 के विजेता राजस्थान रॉयल नहीं है दादा, जवान फिसल गई, बताइए, लिख भी दिया हूं मैं यहाँ पे। जीटी है, गुजरात टाइटंस है, हार्दिक पांड्या है, राजस्थान रॉयल उप विजेता बने थे, उप विजेता। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन रिक्वायर्ड है, मैं कर दूंगा। इसके अलावा आईपीएल 2023 के विजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स है। किसे हराकर? फिर से जीटी को हरा के। आईपीएल सबसे अधिक बार कौन जीते हैं? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, 5-5 बार। इसके अलावा आईपीएल में जो सबसे अधिक विकेट लिए कौन भी लिए? अब विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल बन गए हैं। सबसे अधिक रन लेने वाला अपना बिरटू है। इसके अलावा सबसे अधिक छक्का जो है सिक्स मशीन क्रिस गेल है, क्रिस गेल, है ना। इसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्स बॉस। क्या कहा जाता है? यूनिवर्स बॉस। ये ब्रह्मांड के बॉस हैं भाई। कौन? क्रिस गेल। ठीक है। इसके अलावा एक आईपीएल में सर्वाधिक एक साल में, मतलब जैसे एक साल का आईपीएल खेला तो सबसे अधिक रन एक साल में कौन बनाए हैं? तो आपका कोहली। कब? 2016 में सबसे अधिक रन बना के जो है आपका ऑरेंज कैप जीते थे। ठीक है। इसके अलावा आईपीएल 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी, अच्छा आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन लगाने वाला, अरे मैं टॉप का क्वेश्चन है भाई, डेविड वार्नर। सबसे कम पारी में 165 पारी में 6000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली और शिखर धवन के बाद। ठीक है। शिखर धवन और विराट कोहली पहले ही 6000 रन बना चुके हैं, लेकिन कम, बहुत ज्यादा पारी में। ये कम पारी बना था, तेज बनाया 6000 रन, इसके लिए क्वेश्चन बनेगा, है ना। इसके अलावा आईपीएल 2023 में सबसे महंगा खिलाड़ी भैया ईशान किशन भैया, 2023 में, है ना। और 2022 में 2023 में कौन थे? सैम
करण, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। आईपीएल 2023 ऑरेंज कैप किसे मिले हैं? शुभमन गिल को, है ना, शुभमन गिल को सारा ऑरेंज कैप मिल गया। इसके अलावा पर्पल कैप जो है मोहम्मद शमी को मिल गया, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना, ऑरेंज कैप एक ही होता है, सारा ऐसे ही कहा गया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, है ना, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पे पराक्रम दिवस, 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस, 12 जनवरी को विवेकानंद साहब के जन्मदिन पर युवा दिवस, 10 जनवरी नहीं लिखा है क्या? 10 जनवरी लिख लीजिएगा। 10 जनवरी को जो है ठहाका दिवस या विश्व हास्य दिवस इसे कहते हैं, या फिर विश्व हिंदी दिवस इसे कहते हैं। विश्व हिंदी दिवस भी 10 जनवरी को है, विश्व हास्य दिवस भी 10 जनवरी को, यानी ठहाका, लाफिंग डे, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, सॉरी, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और दिसंबर माह में कुछ बड़े बड़े नेता के नाम पे दिवस हैं, उनको ध्यान रखेंगे। जैसे 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे किसान दिवस, 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे जो है आपका सुशासन दिवस, 26 दिसंबर सिख धर्म से संबंधित वीर बाल दिवस, है ना, 1 दिसंबर, है ना, 1 दिसंबर एड्स दिवस, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर नेवी दिवस, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, है ना, तो ये सब आपको ध्यान रखना है जी। अंतर्राष्ट्रीय में आपको जल दिवस याद रखना है 22 मार्च, 22 अप्रैल आपका जो हो जाएगा पृथ्वी दिवस, और 22 मई हो जाएगा विश्व जैव विविधता दिवस। तो ये सभी के सभी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा छोटा नागपुर के पठार में किस प्रकार की चट्टान अधिकांशतः पाई जाती है या बनी है? तो छोटा नागपुर की जो पठार है, सबसे पहले इसे भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आप में परिपूर्ण पठार है, ठीक है। ये अधिकांश जो है इनके ग्रेनाइट चट्टानों से इनके मेड हुए हैं, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार भारत का रूर कहलाता है। इनमें जो नदी तंत्र हैं ये आपका मिल जाएगा स्वर्ण रेखा, बराक, और ये सब नदी जो है आपके इन्हीं में बहते हैं, दामोदर नदी, है ना। इन्हीं में से एक जो है हुंडरू जलप्रपात जो स्वर्ण रेखा नदी पर रांची के समीप स्थित है, तो ये छोटा नागपुर के पठार के जलप्रपात है। अपने इंडिया में 2-3 जलप्रपात ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। एक तो आपका जोगिया गोरसप्पा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, है ना। एक दूसरा हमारा एंजील जलप्रपात जो दुनिया की सबसे बड़ी जलप्रपात है, जो वेनेजुएला में स्थित है ना, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा इंडिया का इस समय की सबसे ऊंची जलप्रपात जो है ये कूचिकल जलप्रपात है, जो बराही नदी पर कर्नाटक में है, ये पूछा जाता है। एक आपका मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात स्थित है ना, नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट जबलपुर के पास, तो ये पूछा जाता है। और एक आपका स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है, ये पूछा जाता है ना। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। नियाग्रा फॉल अपने आप में कहां है? यूएसए और कनाडा के अंदर है ना। छोटा नागपुर की पठार की उच्चतम चोटी क्या है? तो पारसनाथ की पहाड़ी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। प्रमुख नदी तंत्र के बारे में मैंने बता दिया, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, ये सभी के सभी जो है आपके छोटा नागपुर पठार के नदियां हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? कल ही बताया था, प्रथम जब महिला सीईओ की बात हुई थी सारा बात खंगाल के रख दिए थे, काम आएगा जी, आएगा। तो BVR सुब्रमण्यम, मैंने आपको भी बताना है कि भाई 25 रुपए में जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं ना 57 क्लास की, ये पीडीएफ बाय कर लीजिए। ये 25 रुपए आपके लिए 25,000 या 2.5 लाख का काम करेगा, गारंटी, ठीक है। तो भाई BVR सुब्रमण्यम है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को, है ना। किसका स्थान लिया था? योजना आयोग का। योजना आयोग कितने योजना बनाए? 12। अंतिम योजना का कार्यकाल क्या था योजना आयोग के द्वारा बनाया गया योजना में? तो 2012 से 2017। योजना आयोग भी परामर्शदात्री संस्था थी और नीति आयोग भी परामर्शदात्री संस्था है। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो है संविधान में कोई अलग से आर्टिकल वगैरह अलॉटमेंट नहीं किए गए हैं, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। मुझे को आना है कि जब नीति आयोग जो योजना आयोग है उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो जब से नीति आयोग 15 से बने हैं तब से तो अपना मोदी साहब ही जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो यही अध्यक्ष है। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी बने थे। अरविंद पनगड़िया वर्तमान में जो है नालंदा विश्वविद्यालय में कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर बनी थी, जो प्रथम महिला सीईओ भी है और आखिरी महिला सीईओ भी है। एक ही महिला सीईओ बनी, सिंधु श्री खुल्लर, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखना है। नीति
नीति आयोग कैसा संस्था है भाई? परामर्शदात्री या असंवैधानिक कहिए या सलाहकारी संस्था कहिए। इसके अलावा नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी है। और अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। और सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, नीति आयोग का प्रमुख काम क्या है? तो ये जो है संघ को राष्ट्रवाद की तरफ ले जाते हैं, संघीय ढांचा तैयार करने में मदद करते हैं, साथ ही साथ जो ये गरीबी रेखा का निर्धारण होता है उसमें भी ये जो है अहम रोल अदा करते हैं। इसके अलावा 32वें जो ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ है टोक्यो के अंदर, तो ये कैमा नंबर का जो है आपने ऐसे पूछा गया था कि 32वें ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? तो भाई 23 जुलाई 2021 को हुआ था। ये डिले हुआ था ड्यू टू कोरोना बाबा। मैंने सब दिन बताने आया भाई कि जो भी इंपोर्टेंट खेल होती है ना दादा, उसकी क्रम जरूर याद रखिए। एग्जामिनर बहुत चालाक है, आपसे पूछ लेता है और आप वहीं गिर जाते हो। मैंने सब दिन बताना है भाई कि भाई 30वें ओलंपिक लंदन में हुए है ना, 31वें ब्राजील में हुए, 32वें पीछे होंगे और 33वें जो है आपके पेरिस में होंगे। उसी प्रकार से मैंने कॉमनवेल्थ गेम का बताया है कि कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ है, तो मैं इस अंदाज में फनी वे में बताया कि भाई 22वां 2022 में हुए और 22वां कॉमनवेल्थ गेम थे। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, आगे काम आएगी। आगे जो कॉमनवेल्थ गेम होगी ये 23वां होगी जो ऑस्ट्रेलिया में 2026 के अंदर होगी। ठीक है, ये बात सब ध्यान रखेंगे। तो 31वां ओलंपिक रियो डी जेनेरो में हुआ था, 32वां आपका जो है टोक्यो जापान में हुआ 2021 के अंदर, 30वां आपका ओलंपिक लंदन में हुआ था, 29वां जो है आपका बीजिंग में हुआ था, जहां पे अभिनव बिंद्रा साहब जो है ना व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने थे 10 मीटर एयर पिस्टल में, है ना। इसके अलावा प्रथम ओलंपिक 1896 में हुए थे एथेंस, आगामी 2024 पेरिस में होगी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओलंपिक के कई फॉर्म होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं, है ना, जिसमें से आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। शीतकालीन ओलंपिक है ना, अगले 2026 वाला जो होगा वो मिलान के अंदर होगा, है ना, मिलान मिलान समझ रहे हैं। इसके अलावा 2022 में हुई कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड में जो हुआ ये 22वां कॉमनवेल्थ गेम था। 23वां कहाँ पे होगा कॉमनवेल्थ गेम? ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगी, बता दिया। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा से हुआ था। भारत 1934 लंदन वाली कॉमनवेल्थ से भाग ले रहे हैं। इसके अलावा कर्क रेखा भारत के किस नदी को काटती है? रिहंद सोन बेतवा नदी को जो है एक बार काटती है। इसके अलावा कर्क रेखा 2 बार जो नदी कर्क रेखा से 2 बार कटती है ये हमारा है माही नदी। कहां है भाई? माही नदी है हमारा, 2 बार कट जाता है कर्क रेखा से। ठीक है, भारत के मानक समय किन किन राज्यों से होकर गुजरते हैं? काफी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, एग्जामिनर यहां तक आया है तो इसको लपकेगा जरूर, है ना। तो ये भाई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहां से जो है मानक समय वाली जो रेखा है भारत की वो गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? मैप पे सीधे सीधे लाइन खींच के बताया था, है ना। कौन कौन है भाई? तो गुजरात है, गुजरात के बाद राजस्थान का डूंगरपुर आएगा, फिर आपका जो है यहाँ पे MP आएगा, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, है ना, फिर यहाँ का त्रिपुरा और फिर आपका मिजोरम। पश्चिम बंगाल बाद में आएगा, झारखंड पहले आएगा, उल्टा हो गया थोड़ा सा। तो ये जो है 8 स्टेट है आपके। 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं भाई? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसके अलावा 0 डिग्री को क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन या मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं। भारत का समय जो है आपका ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटा। क्यों आगे हैं? क्योंकि हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे हैं ग्रीनविच के रिलेशन में, और 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है ना। तो 82.5 से आपको जो है 4 को गुना कर लेना है तो आपका रिजल्ट जो है 330 आएगा, और 330 मिनट का मतलब होता है 5.5 घंटा। इसीलिए हम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे हमारा टाइम चलता है। अगर मैं पश्चिमी देशांतर में होता तो ग्रीनविच से 5.5 घंटा हमारा देश का समय जो है पीछे चलता। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो भैया 8 हो सकते हैं। इसे ही वैलेंसी या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन अगर 8 हो जाए बाह्यतम सेल में तो फिर ये निष्क्रिय हो जाता है, इनर्ट हो जाता है, ये किसी से फिर प्रक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए ही जो एक तत्व दूसरे तत्व से संयोग करते हैं। ठीक है, आपको अगर कहेगा कि भाई इनर्ट गैस के बाहरी कक्षा में कितने जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बताइएगा 8। ठीक है, किसी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन या बैलेंसी अंग्रेजी में कहते हैं। परमाणु की पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो 2 हो सकते हैं। अब जो परमाणु के सेल हैं, है ना, जो ऑर्बिट हैं, वो मैंने आपको बता रखा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होता है। तो 2n², जहां पे n क्या है? सेल की संख्या, तो 2 गुने सेल की संख्या पहला, तो पहला क्या? 1 का स्क्वायर, 1 तो मतलब 2,
2 गुने दूसरा सेल में 2 दूना 4 दूनी के 8, तीसरा सेल में 2 गुने 3 का स्क्वायर 18, चौथा सेल में 2 गुने 4 का स्क्वायर 32। तो इस प्रकार से जो है फिल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा परमाणु की खोज कौन किए थे? डाल्टन। लेकिन डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य बताए थे, जो बाद में ये कथन झूठा साबित हुआ। और इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन के द्वारा, प्रोटॉन रदरफोर्ड द्वारा और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक के द्वारा खोज किया गया। एक कण का नाम है न्यूट्रिनो। इसे न्यूट्रॉन मत समझने की भूल मत करना, न्यूट्रिनो एक अलग चीज है ना। इसका खोजकर्ता जो है पौली है। कौन है? पौली, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शुकुर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? अभी पीडीएफ टेलीग्राम पे ही होगा भाई, ज्यादा दूर नहीं है। तो ये सारंगी से संबंधित है ना। पंडित राम नारायण, है ना, पंडित राम नारायण, सुल्तान खान, अहमद खान। आपको मैंने ये भी बता रखा है भाई कि अभी जो है हाल फिलहाल में टीसीएस 3 वाद्य यंत्र को ज्यादा टारगेट कर रहा है। एक तो सारंगी को, एक सरोद को, और एक पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? संतूर। बाद बाकी तबला, बांसुरी, इन सबको भूल गया है। ठीक है, पंडित राम नारायण, है ना, सुल्तान खान, अहमद खान, गुलाम सबीर खान, अब्दुल लतीफ खान, सबरी खान, शुकुर खान, सारंगी से संबंधित है ना। अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, विजय घाटे, सुखविंदर सिंह, लच्छू महाराज, ये सभी के सभी तबला संबंधित है। 1875 में किस समाज की स्थापना की गई है? देखिए, मैं जब भी आपको टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे पूरा पीडीएफ दिया हूं, तो ये वाला सीट बाहर से ही दे दिया हूं, क्योंकि एक जगह मिसप्रिंट हो गया था। और इसमें चारों जो है आपका 5-6 जो समाज है उनका नाम लिखा गया है। इन्हीं में से डायरेक्ट आगे 1875 में किस समाज की स्थापना हुई? आर्य समाज की। कहां पे हुआ था? बंबई के अंदर। कौन किए थे? दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर, है ना। इसके अलावा ये कौन सा नारा दिया था? गो बैक टू वेदास, है ना। इसके अलावा जो आपका इन्होंने किताब लिखा है, इनका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश किताब का नाम है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसी से 2 साल पहले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने किया था, वो भी महाराष्ट्र के अंदर। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडेरंग ने किए थे, और ये भी महाराष्ट्र के अंदर। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कोलकाता के अंदर किए थे। एक्चुअली ब्रह्म समाज जो है ये आपका आत्मीय सभा जो 1815 में गठन किया गया था, इसी का बदला हुआ स्वरूप है। इसके अलावा गॉडविन ऑस्टिन या केटू किस हिमालय का भाग है? कुछ बच्चे बता रहे हैं कि जो आपका कंचनजंगा है ये किस हिमालय के भाग है। बहरहाल में इन्होंने दोनों आंसर दे देना है। तो काराकोरम का भाग है ये, है ना। काराकोरम श्रेणी से ट्रांस हिमालय का भाग है आपका कौन सा? गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम केटू भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है काराकोरम श्रेणी आ जाएंगे, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये तीनों श्रेणी जो है काराकोरम के अंदर ही आ जाता है। कंचनजंगा महान हिमालय का पार्ट है जो पूर्वी पार्ट में है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पूर्वी हिमालय के नहीं, महान हिमालय के अंतर्गत पूर्वी हिमालय का भाग है आपका क्या? कंचनजंगा, जो इंडिया का पूर्ण रूपेण सबसे ऊंची चोटी है और वर्ल्ड का तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट है, दूसरा स्थान केटू का है। तो केटू है तो इंडिया में, लेकिन कुछ पार्ट पाकिस्तान में है, इसीलिए हम इसे पूर्णतः नहीं मानते हैं। इसीलिए पूर्णतः हमारा कंचनजंगा है जो वर्ल्ड का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। नदियों के आधार पे भी हिमालय को जो है 4 पार्टों में बांटा गया है ना। ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं? तो आपका असम हिमालय है। कहां भाई? असम कहां गया? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय को मैंने बताया था सिंधु से सतलज नदी तक, फिर सतलज से काली तक आएंगे तो आपका कुमायूं हिमालय हो जाएगा, है ना। इसके अलावा आगे आएंगे तो फिर नेपाल हिमालय, और फिर से जब आएंगे आगे आएंगे सबसे लास्ट में तो आपका असम हिमालय हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप हिमालय को 4 भागों में बांटे हैं यहाँ पर। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति की बात करेंगे तो यूरेशियन और प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से हुई है, जहां पे कभी टेथिस सागर नामक सागर हुआ करता था, वो जहां आज यहाँ पे हिमालय जैसे विशाल पर्वत श्रेणी खड़ी है। हिमालय कैसा पर्वत का उदाहरण है? तो आपको बताना है न्यू फोल्डेड माउंटेन, बलित पर्वत का उदाहरण है और युवा अवस्था में है। तो दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछेगा। अच्छा, एक फ्रेज मिला है किक द बकेट, है ना। किक द बकेट, है ना। किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना, टै बोल जाना, है ना। तो किक द बकेट जो है पूछा गया है, तो एक ही फ्रेज मिला था मुझे तो बता दिया। तो मिलेंगे हम अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 14 जुलाई 2023 और आज जो है आपका सीजीएल का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% एक्यूरेट प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक्यूरेट प्रश्नों के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आने वाले शिफ्ट में आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। देखिए क्या कुछ प्रश्न पूछे गए थे। बात करें लेवल की तो जीके का लेवल जो है हाई था। क्या था? जीके का लेवल हाई रखा गया था। बाद बाकी इंग्लिश और मैथ इन दोनों की लेवल जो है काफी नीचे रखी गई थी, है ना। तो ये
तो पहला शिफ्ट है, डिपेंड करता है कि अगला शिफ्ट में क्या रहा फिर या फिर इसी प्रकार के रहेंगे। क्योंकि कभी कभी मैंने जैसे पिछला एग्जाम जैसे एमटीएस हुआ, एमटीएस में अगर इंग्लिश हाई है तो मैं इंग्लिश अगर हाई है तो जीके को लो किया गया, जीके हाई है तो इंग्लिश को लो किया गया। तो देखेंगे अगली शिफ्ट में क्या होता है। फिर बहरहाल इस शिफ्ट में यही जो है अभी तक खबर आई है। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछे गए थे, संविधान में नागरिकता का वर्णन जो है किससे किस अनुच्छेद के बीच में है। मैंने संविधान के भाग है ना शुरू से लेकर 10 तक जरूर बता दिया हूं आपको, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो संविधान में जो नागरिकता है ये आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के बीच में वर्णित है। ठीक है, कहां से कहां तक है, 5 से 11। अगर आपको कोई पूछे कि भारत में कैसी नागरिकता है भाई, तो बता देना भाई एकल नागरिकता है। जैसे मैं बिहार का हूं, आप यूपी के हैं, तो आपको क्या अलग नागरिकता है? नहीं, हम सब इंडियन है, हमें एक ही नागरिकता है कि मैं भारतीय हूं। ठीक है, इसके अलावा संविधान के भाग 2 में नागरिकता हो गया है ना, एकल नागरिकता हो गया, जो कहां से लिया गया भाई, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली और आपका जो है एकल नागरिकता, ये दोनों कहां से लिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा संविधान के भाग 3 में क्या है भाई, 2 की बात हो गई, अब 3 आएगी। संविधान के भाग 3 में क्या है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है जी। ये कहां से कहां तक आर्टिकल कवर करते हैं, 12 से 35। अब ये 12 से 35 जो आर्टिकल है, इसमें भी कई सारे पार्ट है आपके फंडामेंटल राइट में जो आपको आना चाहिए। क्योंकि 14 से 18 जो है ये आपका राइट टू इक्वलिटी है, 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता है, 20 और 22 जो है सजा आदि के मामले में छूट है, 23 और जो 24 है ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता है, 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक हित है, माइनॉरिटी से संबंधित है, 31 जो है बहरहाल निष्क्रिय है, जो आज पूछा गया है। मैं पहले बताया हूं ये निष्क्रिय है लेकिन पूछा गया है आज। इसके अलावा आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, जिसे भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कही थी। इसके अलावा आपका आ जाता है भाग 4। अच्छा, फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 6 है, पहले 7 हुआ करता था। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार, जो पहले आर्टिकल 31 में थे, इसे हटा दिया गया, और तब से आज तक जो है संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 300A में एज अ विधिक अधिकार के रूप में या कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये काम कौन किया था भाई हटाने का, तो 1978 में किसका शासन था, प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई साहब जो है उस समय पीएम थे। ठीक है, इसके अलावा भाग 4 में क्या भाई, डीपीएसपी है, नीति निदेशक तत्व। ये कहां से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये कहां से कहां तक आर्टिकल देखते हैं, 36 से लेकर 51 तक देखते हैं। इसमें मैंने बताया था भाई नीति निदेशक तत्व जो होता है, डीपीएसपी जो होता है, ये जन कल्याण के लिए होता है। तो इसमें जो भी आर्टिकल है वो पूरे ब्रह्मांड को कल्याण करने वाली आर्टिकल होगी। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे 48 गौ हत्या निषेध है ना। उसके अलावा आपका जो है 50 जो है ये क्या है भाई, लोक कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। मैंने बताया था कि अगर दोनों एक होते तो क्या होते। आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय 51 के एक मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन, आर्टिकल 39 का ये समान विधि एवं निःशुल्क न्याय है ना। तो ये सब जो है इनके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि टेरिडोफाइटा समूह में निम्नलिखित में से किसकी अभाव होती है। भैया टेरिडोफाइटा समूह जो है, मैंने आपको ये बताया था कि इसमें संवहनी उत्तक तो होते हैं, लेकिन इसके जो आगामी पार्ट है सहभाग जो है वो नहीं होते है ना। तो देखिए टेरिडोफाइटा समूह में निम्नलिखित में से क्या की अभाव होती है, आपसे पूछा गया है ना। ऑप्शन डिफरेंट इसके हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही थे। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के सहज कोशिका जो होते हैं ना, है ना, कॉम्पेनियन सेल है ना, कंपेनियन सेल होता है एक्चुअली है ना। तो ये जो सेल होते हैं ये आपका जो है इनके अभाव होते हैं, कंपेनियन सेल के जो है अभाव होते हैं आपके टेरिडोफाइटा के अंदर। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा संवहनी उत्तक जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, देखिए जाइलम और फ्लोएम के जो इंटरनली कोशिका है ना, सहभाग जो है ना, उसकी अभाव होती है, जबकि जाइलम और फ्लोएम होती है ना। ध्यान रखें, जाइलम से आपको मैंने बताया था भाई जौ से जल है ना, जौ से जाइलम, जल मतलब वाटर भाई है ना, और फ्लेम मतलब फॉ से फ्लेम, फॉ से फूड, ये फूड का वहन करता है और ये वाटर का वहन करता है पेड़ पौधों के अंदर। ये संवहनी उत्तक होते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखें। ये दोनों कैसे उत्तक होते हैं, संवहनी उत्तक होते हैं। आपका क्या मतलब आपका जाइलम और फ्लोएम, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा सजीव जगत की अगर सबसे बड़ा समूह आपसे पूछा जाए तो आपको थाइलोफाइटा बताना है। इसमें आपका वायरस भी आ जाता है ना, जीवाणु भी आ जाता है ना। इसके अलावा आपका ये कवक भी आ जाता है ना। ये वायरस को काट दीजिएगा, जीवाणु, कवक और
शैवाल, ये तीनों आ जाएंगे आपके इनमें, है ना, किसमें, थाइलोफाइटा में। लेकिन जीवाणु भी सभी नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टेरिडोफाइटा के कुछ उदाहरण है यहाँ पे, जैसे आप देख लेंगे, डायरेक्ट भी कभी कभी पूछते हैं भाई टेरिडोफाइटा निम्नलिखित में से कौन से हैं, है ना। तो जैसे फर्न है, वाटर फर्न, ये आपके टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। किसके अंतर्गत आ जाएगा, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आ जाएगा। मुकदर मॉस, देखिए मॉस खाली अकेला कहेगा तो फिर इसकी जो है समीकरण बदल जाएगी। मॉस जो है ये ब्रायोफाइटा के अंदर भी आ जाता है ना, जैसे फ्यूनेरिया वगैरह मॉस के अंतर्गत आ जाता है ब्रायोफाइटा में, लेकिन ये मुकदर मॉस है जो टेरिडोफाइटा में आएगा। ये जोला भी ट्रेडोफाइटा में आएगा। सल्विनिया ये भी आपको ट्रेडोफाइटा में आ जाएगी, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एएफसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 किस देश में हुआ है। भाई फुटबॉल की ये प्रतियोगिता एशिया वाली है ना, महिलाओं वाली, तो ये आपका भारत में ही हुआ है। भारत में कहां पे हुआ है, नवी मुंबई के इधर अंदर हुआ है। इंडिया, यहाँ पे लिखा है इंडिया होस्टेड द एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट व्हिच वाज हेल्ड फ्रॉम जनवरी 20 फरवरी 5 इन मुंबई, नवी मुंबई एंड पुणे। तो इन तीन जो है आपके जगहों पे कराए गए आपका एएफसी 2022 है ना फुटबॉल का। इसमें अगर बात आती है आने वाले शिफ्ट के लिए कि इसमें विजेता कौन रहे और उप विजेता कौन रहे, तो इसमें विजेता चाइना रहा है, उप विजेता कौन रहा है, कोरिया रहा है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब इंडिया का पूछ रहा है तो भाई विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड वोमेन है ना बॉक्सिंग चैंपियनशिप, WWBC में लिख दिया हूं 2023, ये भी आपका जो है इंडिया के अंदर ही हुआ है, दिल्ली के अंदर, है ना। यहाँ पे इंडिया को 4 गोल्ड भी मिला है, और 4 गोल्ड कौन जीता मैं बता दिया हूं, क्योंकि उनके नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि ये फला खिलाड़ी किससे संबंधित है। जैसे नीतू घनघास, स्वीटी बोरा, निखत जरीन और एक और जीते थे लवलीना बोरगोहेन, ये चारों जो है यहाँ पे गोल्ड जीती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी हॉकी वर्ल्ड कप जो पुरुष वाला FIH है ना, ये आपका 2023 में हुआ ही है, उड़ीसा के अंदर कलिंगा और बिरसा मुंडा स्टेडियम में, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता जर्मनी है, उप विजेता बेल्जियम है ना। इसके अलावा उनके जो हॉकी वर्ल्ड कप के जो शुभंकर था ना, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओली था, जो ओलिव रडले कछुआ के नाम पे रखा गया है, जो उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अंडर 90 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीतने वाली प्रथम महिला, ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छे लेवल की है भाई, अच्छे लेवल की करंट अफेयर आए हैं ना। तो ए पंघाल हो जाएगा, है ना। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीतने वाली महिला ए पंघाल मात्र 17 वर्ष की उम्र में जो है ये कारनामा कर लिए। 17 वर्षीय पहलवान अमित पंघाल 19 अगस्त 2022 को सोफिया बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। उन्होंने महिला के 53 केजी वर्ग में जो है आपका जीता है, और कजाकिस्तान की जो पहलवान थे उनको हराया है, एटलिन सेगोवा को, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो आपका पंघाल जी हैं, ये पंघाल ये कहां के रहने वाले हैं, ये हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1901 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए जब कोई बात होती है ना तभी बात बनती है जी। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, तो ऐसे ही सही में पूछा गया। अब आपको ये तो नहीं पूछ लिया एग्जामिनर ने कि 1916 में किसे मिला, तब तो फिर डिफिकल्ट हो जाता। मैं इसे डिफिकल्ट नहीं मानता 1901 वाले को, क्योंकि आपका कर्तव्य है कि भाई शुरू जो हुआ तो उसको खंगालो, ना सेकंड लास्ट को खंगालो और लास्ट को खंगालो, तभी काम बनती है, ठीक है। 1901 में जो केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये जोकोवैस हेनरिकल्स वैन हॉफ, इस प्रकार से नाम है इसका, जोकोवैस हेनरिकल्स वैन हॉफ, इस प्रकार से नाम है। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, तो यहाँ पे शॉर्ट में मैंने जोकोवास हेनरिक वैन हॉफ लिखा है ना। तो इसको जो है सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर 1901 ईस्वी में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो इनको दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 में हुई थी, तो 5 ही क्षेत्र में हुआ था जी, है ना। लास्ट में इको को जोड़ा गया 1968-69 में, ठीक है। तो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, साहित्य, चिकित्सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और शांति, ये 5 क्षेत्र में 1901 से दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे दी जा रही है, तो अल्फ्रेड नोबेल, जो डायनामाइट जो विस्फोटक होते हैं उनके आविष्कार किए थे, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे जो है नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं 1901 से 5 क्षेत्र में। तत्पश्चात इकोनॉमिक्स को जोड़ के जो है वर्तमान में 6 क्षेत्र में दिए जा रहे हैं। अब 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार आपसे केमिस्ट्री में पूछा गया, तो क्या गारंटी है कि आगे जो है फिजिक्स में नहीं पूछा जाए, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको सब बताता हूं कि क्या क्या क्षेत्र में मिला था पहली बार। 1901 में फिजिक्स में जो है सबसे पहला फिजिक्स में विलियम रोएंटजन को मिला था, विलियम रोएंटजन, है ना। इसके अलावा 1901 में शांति में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनांट को जानते हैं ना, जिनके मुख्यालय जेनेवा के अंदर भैया रेड क्रॉस चिकित्सा से संबंधित है, मेडिकल का साइन यही रहता है ना। तो ये जो है हेनरी ड्यूनांट इनके संस्थापक हैं, तो इनको सबसे पहले शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 1901 ईस्वी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा
चिकित्सा के क्षेत्र में 1901 में जो दिया गया नोबेल पुरस्कार ये इमिल वैन बेहरिंग को दिया गया था। ये जर्मन है ना, तो इन्हें भी दिया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो भारत के लिए पहला नोबेल जीता ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे, है ना। ये चिकित्सा साहित्य में जीते थे गीतांजलि राइट के लिए, है ना। गीतांजलि राइट के लिए कब जीते थे? 1913 में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत के लिए बहुत सारे जो है महान लोग नोबेल पुरस्कार जीते। रविंद्रनाथ टैगोर 1913, 1930 सीवी रमन साहब, है ना। 1968 जो है आपका हरगोविंद खुराना साहब, 1983 चंद्रशेखर साहब, है ना। 2014 कैलाश सत्यार्थी साहब, है ना। तो ये प्रकार ये जो है आपके भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता है। 2019 में भी जो बनर्जी साहब है इन्होंने भी नोबेल पुरस्कार जीते हैं, है ना। भारतीय मूल के ही है बनर्जी, जो इकोनॉमिक्स के अंदर पति पत्नी दोनों जीती थी, है ना। एफ्लो डस्टर इनके पत्नी की नाम है, और ये बनर्जी साहब दोनों जीते थे इकोनॉमिक्स के अंदर। काला पानी का जो जेल है वो कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है ना। तो भाई काला पानी की जेल जो है ये अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है। ये जेल इसलिए फेमस हुई कि यहाँ के राजा को भी यहाँ पे जाना पड़ा था, जो आपका मुगल बादशाह था एक, इनको भी यहाँ ले गया था काला पानी के जेल में, है ना। काला पानी की जेल अंडमान निकोबार में है, आज भी है ना। इनके अलावा अंडमान निकोबार में स्वराज और शहीद द्वीप भी है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, इनके पुराना नाम अलग थे लेकिन अब इनका नाम बदल गया है स्वराज द्वीप, जैसे हेवलॉक उबलक था अब जो है स्वराज शहीद द्वीप हो गया है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में देश की सबसे छोटी नेशनल पार्क साउथ बंटन नेशनल पार्क है, वहां पे नॉर्थ बंटन नेशनल पार्क भी है आपका, कहां पे? अंडमान निकोबार में, लेकिन साउथ बंटन सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो लद्दाख में स्थित हेमिस नेशनल पार्क जो है इंडिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के हिसाब से नेशनल पार्क है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप है, जो इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप कहां पे है? अंडमान निकोबार में स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अंडमान निकोबार की राजधानी कहां पे है? पोर्ट ब्लेयर में है ना। अंडमान निकोबार अपने आप में कहां पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लिटिल अंडमान से कार निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यहां से एक और क्वेश्चन आता है, लक्षद्वीप से मिनिकॉय को कौन अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है। मालदीव से मिनिकॉय को कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अंडमान निकोबार की जो अधिकार क्षेत्र है किस हाई कोर्ट के अंदर आती है, तो आपको बताना है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर जो है अंडमान निकोबार की जो है अधिकार क्षेत्र कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर स्थित है। ठीक है, यानी इनके जो भी मामला का निपटारा होगा कलकत्ता हाई कोर्ट में होता है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 44 आपसे पूछ लिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है यूसीसी, है ना। समान सिविल नागरिक संहिता जानते ही है, और गोवा में ये हर वक्त एक्टिव रहता है, तो ये भी जानते हैं। गोवा में एक्टिव रहते हैं, गोवा में एक्टिव बहुत पहले से है, पुर्तगाली के समय से ही है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो करंट में जो बात चल रही है, माहौल गरमाया है स्टेट के अंदर, ये आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य में जो है इसकी शुरू की जाने की बात कही गई है, लेकिन शुरू नहीं की गई है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन करंट सेक्शन से पूछा गया हो कि किस राज्य में जो है आपका आर्टिकल 44 लगाने की बात कही जा रही है, तो ये उत्तराखंड राज्य में जो है आपका लगाने की बात कही जा रही है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, पुष्कर सिंह धामी, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और उत्तराखंड की एक सेकंड राजधानी भी है गैरसेन, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, यहीं पर ये भी बात कर लें। उत्तराखंड की एक सेकंड राजधानी है गैरसेन, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और एक मेन राजधानी तो देहरादून है ही, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 40, है ना, अब 44 की बात हुई तो मैं 40 की बात थोड़ी छोड़ूंगा। तो अनुच्छेद 40 में क्या है भाई? ग्राम पंचायत की गठन। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये सभी डीपीएसपी के आर्टिकल है। अनुच्छेद 41 ये क्या है भाई? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 51 माफ कीजिएगा। और 51 के ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्या है भाई? मौलिक कर्तव्य है। 51 के ए में जो है आपका मौलिक कर्तव्य है। कितने प्रकार के हैं? 11 प्रकार के। जब लगाए गए थे तब 10 प्रकार के। कब लगाए गए थे? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां। किस समिति पे? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे, है ना। और कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। किस भाग में रखा गया है? भाग 4 के ए में, है ना। तो ये सब मौलिक कर्तव्य की थोड़ी जखावड़ा है। और लास्ट में जो 11वां मौलिक कर्तव्य बने, मैंने कहा कि भाई 10 प्रकार के ही जोड़े गए, तो 11 है तो एक जोड़े गए होंगे ना। तो एक जो जोड़े गए 2002 में जोड़े गए, ये आपका 86वां अमेंडमेंट था। और ये जो मौलिक कर्तव्य बना यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपका शिक्षा से संबंधित है। और उसी समय शिक्षा का जो फंडामेंटल जो आपका राइट है, वो भी आपका आर्टिकल 21 ए में एक शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया है ना, जो शिक्षा से संबंधित है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कि भाई उनके पेरेंट्स को शिक्षा दिलाना अधिकार मतलब मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है, तो दोनों बात है। इसके अलावा मृणालिनी सारा भाई किस नृत्य से संबंधित है? ऐसे प्रश्न आए हैं। और एक बच्चे बता रहे हैं कि भरतनाट्यम जो है
किस पर आधारित नृत्य है ना। तो दोनों मैं यहाँ पे बताऊंगा, है ना भाई। देखिए बच्चे जो है पहले शिफ्ट, पहली एग्जाम, पहला दिन काफी जो है हताश, है ना। तो भाई भरतनाट्यम जो है आपका मृणालिनी साराभाई की क्षेत्र रही है। मृणालिनी साराभाई दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट के संस्थापिका भी है। मृणालिनी साराभाई जो है विक्रम साराभाई की पत्नी भी है, मल्लिका साराभाई की माता भी है। भरतनाट्यम के अन्य कलाकार जो है यामिनी कृष्णमूर्ति है, सोनल मानसिंह में स्टार लगाइए, ओडिसी भी कर लेती है, रुक्मिणी देवी अरुणडेल है, टी बाला सरस्वती है, पद्मा सुब्रमण्यम है, बैजंती माला है। ये सभी के सभी जो है आपके क्या है, भरतनाट्यम के नृत्यांगना और नर्तक हैं। देखिए इसमें से जो आपका कहाँ गया, रुक्मिणी देवी अरुणडेल कहाँ गई, रुक्मिणी देवी। ये रुक्मिणी देवी जो है इनको जो है आपका राष्ट्रपति पद के लिए रिकमेंड किए थे भाई, कौन, मोरारजी देसाई साहब की, आप जो है राष्ट्रपति पद के लिए मतलब खड़ा हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो है डिनाई किए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति ने दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना की, तो ये बात भी ध्यान रखना है, यामिनी कृष्णमूर्ति ने किया था दिल्ली के अंदर। ये भी क्वेश्चन अभी आपके एमटीएस में शायद आया था। इसके अलावा 8 शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, कथक, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, सतरिया। सतरिया में आपसे पूछते हैं कौन चालू किए थे भाई, शंकर देव ने चालू किए थे। कहाँ के हैं, असम के हैं। किस धर्म से प्रेरित है, तो जो है वैष्णव धर्म से, यानी भक्ति आंदोलन से ये भी प्रेरित है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा झेलम नदी का पुराना नाम आपसे पूछ लिया है, कल ही या परसों बताएं भाई। झेलम नदी का पुराना नाम विस्तता है। रावी का पूछेगा तो पुरुषनी है, रावी का, है ना। चिनाव का पूछेगा तो आस्किनी है, चिनाव का आस्किनी। सतलज का सुतुद्री है। घग्गर का जो है सरस्वती नदी का ही अवशेष आजकल घग्गर के नाम से जानते हैं, जिसके किनारे कालीबंगा शहर है। ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा बसु है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ताप्ती नदी का निम्नलिखित में से किस जगह पे बेसिन पाया जाता है, तो अमरावती, बुल्ढाना, अकोला, नासिक और महाराष्ट्र के कई सारे जगह में जो है ताप्ती नदी की बेसन जो है आपका अरब सागर में गिरने से पहले जो है बनाती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि इनमें से ऑप्शन क्या था ताप्ती नदी के लिए। ताप्ती नदी जो है ये आपके डेक्कन रेंज से निकलती है, एमपी के अंदर से। ठीक है, ये भी नदी पश्चिम में बहती है और मैकाल रेंज से निकलकर नर्मदा भी पश्चिम की दिशा में ही बहती है। दोनों नदी जो है अरब सागरीय नदी है, दोनों अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ताप्ती नदी कितने स्टेट को पार करती है, 3 स्टेट को पार करती है। मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र, गुजरात, तब जाती है आपका कहां पे, अरब सागर के अंदर। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। ताप्ती नदी का प्रमुख सहायक नदी अगर आपसे पूछ ले तो पूर्णा, गिरना, ये सब जो है आपके ताप्ती नदी का प्रमुख सहायक नदियों में से है। नर्मदा भी उल्टा दिशा में बहती है, मैकाल रेंज से निकलती है, अमरकंटक की चोटी से और अरब सागर में गिरती है। इस पे कई सारे इंपॉर्टेंट परियोजना है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे ओमकारेश्वर है ना, सरदार सरोवर काफी बार पूछे जाते हैं, है ना। तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहते हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। अगला एक प्रश्न है कि लेजिम डांस पूछा गया था, आप लोग बताइएगा कि ये पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। लेजिम डांस अगर पूछा गया है तो महाराष्ट्र का है भाई, महाराष्ट्र का। सब दिन बताते हैं महाराष्ट्र का, कल भी बताया था। महाराष्ट्र का अन्य नृत्य है लावनी, तमाशा, कोली, है ना, नकाटा, है ना, लेजिम यहाँ लिखा भी है, गाफा, दही कला, दशावतार, बहोदा, ये सभी जो है आपके महाराष्ट्र के नृत्य है। गोवा की प्रमुख नृत्य तरंग मेल काफी पूछे जाते हैं। एक सिंगो है, सिंगो कहाँ गया, सिंगो काफी पूछे जाते हैं। घोड़े मोरनी काफी पूछे जाते हैं, है ना। ये सब जो है रनमाले ये भी पूछे जाते हैं। तो ये सब जो है आपके कहाँ के हैं, गोवा के हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के नृत्य जो है जवारा, मटकी, खरा नाच, फूलपति, ग्रीडा नाच, है ना, ये सभी के सभी जो है आपके मध्य प्रदेश के हैं। लेकिन माच भी है, इस प्रकार से माच नाम है इसका, ये भी मध्य प्रदेश का है। एक ब्रीटा डांस है जो आपका पश्चिम बंगाल का है। तो ग्रीटा और ब्रीटा में जो है कंफ्यूज नहीं होना है। भरतनाट्यम किस धर्म के आधार पर की जाती है भाई, शैव धर्म से। मैंने बताया था कि भगवान शंकर को रिलेट किया जाता है। अगर शंकर ऑप्शन में नहीं है तो भगवान ब्रह्मा को भी रिलेट किया जाता है भरतनाट्यम के नृत्य से, जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रेरित है ना। तो भाई होगी ना, ऑप्शन में शैव धर्म था, इस्लाम धर्म था, जैन धर्म था, तो शैव धर्म को ही मानना पड़ेगा, है ना। सतरिया असम वैष्णव संत शंकर देव ने चालू किया था, अभी बताया भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम में भगवान विष्णु की पूजा होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और मणिपुरी में भगवान राधे कृष्ण की पूजा होती है, ये बात भी ध्यान रखना है। 1978 से पहले आर्टिकल 31 आपसे पूछ लिया गया है ना भाई। आर्टिकल 31 मैंने बताया कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित थे, लेकिन 1978 में जो है ये निष्क्रिय हो गया, क्योंकि संपत्ति के अधिकार ही जो है अब संपत्ति के अधिकार नहीं रहे। तो क्या हटा दिया गया? जी नहीं, हटाया नहीं गया। इसे आर्टिकल 300A में रख के विधिक अधिकार बनाया गया। और उस समय सरकार किसकी थी, मैंने अभी बताया कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री चुने गए थे। कौन? मोरारजी देसाई साहब, और जनता पार्टी की तरफ से चुने गए थे। ठीक है, जनता पार्टी, ये बीजेपी नहीं।
नहीं, बीजेपी बाद में फॉर्मेशन हुआ है, पहले जनता पार्टी था, ठीक है, अभी भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है ना। तो ये भाई 1978 में ये वाला जो संपत्ति के अधिकार है इसे हटा के आर्टिकल 300 के में लाइक विधिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। एक बच्चे बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल का सेनोनेम आया था, आर्टिफिशियल का सेनोनेम आया था, तो आर्टिफिशियल का सेनोनेम क्या हो जाएगा? जो मतलब प्राकृतिक ना हो, नेचुरल ना हो, जो सिंथेटिक हो, है ना, जो भी आर्टिफिशियल से मिलता जुलता चीज है वो आपका जो है मैन मेड हो जाएगा, तो आपका सेनोनेम इसका हो जाएगा। एक बच्चे आर्टिकल जो है आर्टिकल 44 बता ही दिया था, आर्टिकल 29 भी बता रहे थे। तो आर्टिकल 29 जो है ये आपका फंडामेंटल राइट के थ्रू अल्पसंख्यक हित से संबंधित है ना। आर्टिकल 28 में 29, 30 ये सब मैं बताया हूं कि भाई 28 में जो है कोई भी शिक्षण संस्थान जो सरकार के द्वारा पोषित है वहां पे कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार वाली आर्टिकल है 28, और 29 है जो अल्पसंख्यक हित है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आज के पहले शिफ्ट में आए थे बंधु। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे, मिलेंगे हम अगले में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क दिया जाएगा, है ना, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।